हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोग निदान पेपर 2 की, जिसके अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है रक्तपित्त। तो अब ये जो रक्तपित्त है, हम वैसे निदान स्थान के अंदर इसको अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपके संहिता के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके रोग निदान के अंदर काफ़ी कुछ सिमिलर देखने को आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपकी संहिता अच्छी होगी तो रोग निदान अच्छी होगी, अगर रोग निदान अच्छी होगी तो आपकी संहिता भी अच्छी होगी। ठीक है। अब जैसे जो चैप्टर सिमिलर आ रहे हैं तो आप एक काम क्या करो, जैसे अभी आपने रक्तपित्त पढ़ा है, अगर आपने संहिता का नहीं पढ़ा है तो वहां से भी आप एक बार संहिता का भी पढ़ सकते हो। ठीक है। या आपने संहिता का पढ़ा है तो आप फिर एक बार रोग निदान का पढ़ सकते हो। तो इससे क्या है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कुछ डिफरेंस पता लगते हैं और बहुत अच्छे से आपको याद भी रह जाता है फिर। ठीक है। तो हम बात करते हैं रक्तपित्त की, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है वो पित्त की वजह से होती है। ठीक है। मतलब पित्त के प्रकोपित होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ब्लीडिंग होती है वो पित्त की वजह से होती है। ठीक। तो इसमें हम पहले निरुक्ति की बात करते हैं। तो निरुक्ति के अंदर क्या बताया गया है कि रक्त का दूषित पित्त के द्वारा दुष्ट हो जाना रक्तपित्त है। ठीक है। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ एक बार। मैं आपको एक बार संहिता के भी नोट्स आपको दिखा देता हूँ जो मैंने पहले पढ़ाए थे आपको। देखो, ये नोट्स अलग है और ये वाले नोट्स अलग है। ठीक है। चाहता तो मैं इसके अंदर से भी आपको पढ़ा सकता था, लेकिन जो संहिता रोग निदान को थोड़ा सा मुझे डिफ्रेंशिएट करना था, थोड़े नोट्स अलग बनाए इसलिए आपके लिए। ठीक है। देखो, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है। मैंने आपके लिए संहिता के लिए अलग नोट्स है, बेशक उसमें काफ़ी की सिमिलरिटी सेम है, फिर भी मैं अलग बनाया। मुझे बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में। तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक कमेंट जरूर कर दिया करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं रक्तपित्त को, जिसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसकी निरुक्ति। अब ये निरुक्ति में पहले बता चुका हूँ, निरुक्ति और व्युत्पत्ति में क्या अर्थ है। देखो, व्युत्पत्ति में मतलब व्याकरण की दृष्टि से उस शब्द का क्या अर्थ होता है, और देन इसके बाद हम बात करते हैं निरुक्ति की। ठीक है। तो निरुक्ति में क्या होता है, निरुक्ति में होता है शास्त्र की दृष्टि से क्या अर्थ है। ठीक है। तो व्युत्पत्ति क्या होता है कि उस शब्द का व्याकरण की दृष्टि, व्यू मतलब व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ है, और निरुक्ति मतलब शास्त्र की दृष्टि से क्या अर्थ है। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया है रक्तपित्त के बारे में, जो रक्त को दूषित पित्त के द्वारा दुष्ट हो जाना रक्तपित्त है। यानी पित्त क्या करता है, वही उस रक्त को दूषित करता है। तो पित्त के द्वारा रक्त का दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, रक्तपित्त कहलाता है। जैसे कि सबसे भी आपको समझ में आ रहा है, रक्तपित्त। यह पित्त द्वारा रक्त को दूषित करना रक्तपित्त है। मतलब पित्त द्वारा रक्त को दूषित करना ये क्या कहलाता है, रक्तपित्त कहलाता है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं, दुष्ट पित्त से दूषित रक्त का किसी मार्ग से बाहर निकल जाना रक्तपित्त कहलाता है। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो दूषित पित्त होता है, मतलब पित्त दूषित करने का मतलब ये प्रकोपित हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो रक्त को दूषित करता है। देखो, रक्त और पित्त का जो रिलेशन होता है वो आश्रय आश्रय रिलेशन होता है। ठीक है। तो आश्रय और आश्रय रिलेशन होता है, यानी कहीं ना कहीं अगर पित्त की दृष्टि भी होगी तो रक्त की भी दृष्टि होगी। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, एक बार बता देता हूँ मैं। देखो, यहाँ पर जो हमारा रक्त होता है और पित्त होता है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है आश्रय और आश्रय। रक्त इसमें आश्रय होता है, क्योंकि रक्त पित्त को रहने के लिए स्थान देता है, तो पित्त क्या हो जाता है, आश्रय हो जाता है। यानी एक की दृष्टि होने पर आपको दूसरे की दृष्टि देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो इस रक्त पित्त के अंदर क्या होता है, ये जो पित्त है ये दूषित हो जाता है। ये दूषित होकर यहाँ पर रक्त को भी दूषित कर देता है। जैसे मैं बताता हूँ कि ये मान लो कि ये यहाँ पर ब्लड बह रहा है, ये ब्लड वेजल्स है, इस ब्लड वेजल्स के ये अंदर ब्लड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पित्त दूषित हो गया। तो पित्त दूषित होकर क्या करता है, पित्त प्रकोपित दूषित होकर जो हमारी धातुएं होती है इनको पिघला देता है। धातु को क्या कर देता है, पिघला देता है, जिसकी वजह से धातु पिघल कर ये आपके इनका जो सिक्रीशन है वो आपका ब्लड वेजल्स के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब ब्लड वेजल्स के अंदर अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर बिना किसी कारण से ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये ब्लीडिंग आपको एक्सटर्नल भी देखने को मिल सकती है, इंटरनल भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कोई आपको इंजरी नहीं हुई, कोई चोट वगैरह नहीं लगी, कोई फिर भी आपको यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि पित्त की दृष्टि की वजह से जो धातु थी वो पिघल कर उनका जो सिक्रेशन वगैरह सब था वो यहाँ पर आपके ब्लड के अंदर चला गया, जिसका वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, और जिसकी वजह से वो वहाँ से उस वेजल्स के अंदर ब्लड बाहर निकलने लगा, तो वो क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई। अब यहाँ पर इसका एक श्लोक भी बताया गया है जिसको आप सभी को लर्न करना है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि देखो महागदम महावेगम महागदम महावेगम अग्नि शीघ्रकारी च हेतु लक्षण आदि भी शीघ्र रक्तपित्तम उच्यते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसको महागद बोला गया है, ठीक है, महागत बोला गया है और महावेग वाला बोला गया है। देखो महावेग मतलब ये है ना, जैसे मान लो किसी के ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो ब्लीडिंग आपने नहीं रोकी तो उसकी जो प्राण है वो कितनी जल्दी चले जाएंगे। आपने देखा है ना, एक मार अगर मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि यहाँ से मैं नस वगैरह काट दूँ नॉर्मली, तो ब्लीडिंग कितनी होगी, तो उसका वेग कितना होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और महागत महागत मतलब कह रहे हैं कि जो मतलब महागत महागत का मतलब है कि यहाँ पर बिना कोई इंजरी वगैरह के आपको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। तो ये जो रोग है वो कैसा होता है, भयंकर रोग होता है एक तरीके से, और कैसा होता है, शीघ्रकारी होता है। देखो ये रक्तपित्त को अगर आप जल्दी से ट्रीट ना करो तो वो जो साध्य रक्तपित्त होता है वो असाध्य में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मान लो किसी की छोटी मोटी चोटी लगी है, छोटी मोटी नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ऐसे नाक में से खून आ रहा है, नक्की छूट गई है, कान में से आ रहा है, अगर आपने उसको जल्दी नहीं रोका तो उस केसेस में क्या होगा कि वो साध्य जो रक्तपित्त या जो ब्लीडिंग हो रही थी वो असाध्य में हो सकती है, और वहाँ पर आपके प्राण भी का भी नाश हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब आदि लक्षण दिखते हैं तो आपको उसमें रक्तपित्त का उपचार करना होता है। उपचार रहते मतलब रक्तपित्त का उपचार करना होता है। देन हम संप्राप्ति की बात करते हैं, तो पित्तवर्धक निदानों का अति सेवन से पित्त का प्रकोप तथा प्रकोपित पित्त द्वारा रक्तदोषी। पहले आपने क्या करा कि पित्तवर्धक निदानों को सेवन, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं पित्तवर्धक। देखो रक्त पित्त के अंदर मेनली पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है, और पित्त को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारण हो चुके हैं, कारण होते हैं वो आपको पता है, फिर भी अपने एक बार नोट्स के लिए देख लीजिए। यवक उद्दालक कोदो प्रधान अन्न द्रव्य अत्याधिक उष्ण तीक्ष्ण अन्न द्रव्यों में शेम उड़द क्षार सब एक साथ ग्रहण करना, अम्ल द्रव्य का अति सेवन करना, सुरा सोबीर तुशोधक मैरिया आदि का अनुपान करना, विरुद्धार आतप एवं बात का सेचन करना। और भी आप लिख सकते हो। तो ये जितने भी पित्त प्रकोपक हमारे कारण होते हैं, निदान होते हैं, उन सभी को आप लिख सकते हो। यदि आपने पित्तवर्धक निदानों का सेवन करा तो उसकी वजह से पित्त का प्रकोप होगा, और जो प्रकोपित पित्त है वो आपके रक्त की दुष्टि कर देगा, ठीक है। तो पित्त तथा रक्त का सहयोग हो जाएगा। रक्त की दुष्टि क्या हो रहा है, मतलब पित्त और रक्त का यहाँ पर सहयोग और आपस में मिल रहे हैं। पित्त क्या कर रहा है कि अपनी ऊष्मा से जो बड़ा हुआ है उनसे जो धातुओं जो भी धातु होती है, तो धातु का पित्त की ऊष्मा से, मतलब जो धातु होती है वो पित्त की ऊष्मा से पिघलकर इनका जो द्रव पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, वो धातु का स्त्रवण हो के वो आपकी जो रक्तवाही धमनियाँ जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें जाती है, और वहाँ पर रक्त की वृद्धि हो जाती है। अगर रक्त की वृद्धि हो गई तो आपको ऊर्ध्व भाग से रक्त निकलने को देखने को मिल सकता है, अध भाग नीचे भाग से, या पूरे समस्त रोमकूप मतलब जितने भी हेयर फॉलिकल जहाँ से निकलते हैं उन सभी से आपको यहाँ पर ब्लड निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, रक्तपित्त कहते हैं। अब रक्त के कुछ पूर्व रूप है, स्वर भेदो भुक्तन विधा अन्न द्वे सात पैरों में जलन अंग मर स्वयं बनकपन श्रावण सुक्तो अमल उदगार। देखो ये पूर्व रूप तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हम अन्न का अन्न अभिलाषान खाने का मन नहीं करता, मुक्त से विधा मुख में विदा हो जाना, सुक्त अमल गंधरस उद्गार मतलब वही खट्टी खट्टी आपको ढकारे आना, छर्दिर विक्षणम आगनम स्वर का भेद होना, गात्र सदन होना, ठीक है। ये सारे हम बात कर चुके हैं। और ये भी है कि मुख में लोहे रक्त की मछली और आम की तरह गंध निकलती है, ठीक है। सारे पूर्व रूप हैं, ठीक। देन इसके बाद हम उपद्रव की बात करते हैं। तो उपद्रव देखो हमने उपद्रव का भी आपको श्लोक देखा था, वहाँ पर अगर आपको उपद्रव का श्लोक याद है तो आपको ये सारे उपद्रव याद होंगे। देखो रक्तपित्त के 11 उपद्रव होते हैं, इस श्लोक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। उपद्रवस्तम खलु द्रव्यम आरोचकम विपाकम श्वास काश जोर अतिसार सोप सोस पांडुरोग स्वर वेदा। स्वर वेदा आपको पूर्व रूप के अंदर भी देखने को मिल रहा था, और ये स्वर वेदा आपको उपद्रव के अंदर भी देखने को मिलता है। तो एक बार और पढ़ता हूँ कि रक्तपित्त के उपद्रव क्या है कि दौर्बल्यम आरोचकम, आरोध मतलब दौर्बलता आ जाती है। भाई अगर खून ब्लड लॉस हो रहा है तो दौर्बलता देखने को मिलेगी, और आरोचक भी होगा और आविपाक होगा, श्वास का जोर अतिसार रोग देखने को मिलेंगे, और सोफ होगा यानी स्वेलिंग वगैरह सोख होगा, और ये पांडु रोग जैसे रोग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर उपद्रव लिखे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं कि एक साध्य रक्तपित्त की, याप्य और असाध्य रक्तपित्त की। देखो अब यहाँ पर जो भी मैं आपको रोग बता रहा हूँ वो सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं केवल रक्तपित्त के लिए होता है। जो भी रोग साध्य होते हैं ये जो नीचे लक्षण मिलते हैं उनके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे एक दोष रक्तपित्त मतलब जिसके अंदर एक दोष का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, या एक मार्ग में मतलब या तो ऊपर से हो नीचे से किसी एक मार्ग से हो, या रोगी बलवान हो, या नूतन रक्तपित्त मतलब नए नए हो, उपद्रव रहित हो, कोई उपद्रव ना हो, वेग अधिक हो,
वेग अधिक ना हो, हेमंत और शिशिर ऋतु में हो, और ऊर्ध्वा रक्तपित हो। तो ये ऊर्ध्वा रक्तपित साध्य होता है। इसको मैं बताऊंगा कि ऊर्ध्वा रक्तपित साध्य कैसे होता है। देखो जो मैंने यहाँ पर साध्य वाली कंडीशन बताई है वो सभी रोगों के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर यहाँ पर गुल्म होता है या यहाँ पर अलग कोई हृदय रोग होता है, कोई भी अन्य रोग होता है, तो ये साध्य के लिए सभी के लिए फिटेबल होते हैं, क्योंकि हम पहले ही चरक, नौर चरक, दशनिक चरक के सूत्र स्थान के खुड़क चतुष्पादम अध्यायम और महाचतुष्पादम अध्यायम के अंदर हमने ये बात करी है। याप्य की बात करते हैं तो वो अधोग रक्तपित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ऊर्ध्व रक्तपित साध्य होता है। अब ये साध्य क्यों होता है ऊर्ध्व रक्तपित? देखो आचार्य चरक ने जो रक्तपित की जो चिकित्सा बताई गई है वो बताई गई प्रति मार्गम चयनम रक्तपित है, मतलब जिस भी मार्ग से आपका ब्लड निकल रहा है उसके अपोजिट चिकित्सा करनी है। ठीक है, जैसे अगर जो रक्तपित है वो ऊपर की ओर से निकल रहा है, ब्लीडिंग ऊपर की ओर हो रही है, तो आपको चिकित्सा उसके अपोजिट करनी है, यानी वहाँ पर आपको क्या कराना है? विरेचन कराना है। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर निकल रही है तो आपको क्या कराना है? दोषों को नीचे से निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि दोष निकाल रहे हैं मतलब पित्त को कहीं ना कहीं शांत कर रहे हो, पित्त शांत हो रहा है यानी कहीं रक्त भी अपने आप ही शांत हो जाएगा। अगर मान लो कि जो ब्लीडिंग है वो नीचे की ओर से हो रही है, अधोमार्ग से हो रही है, अब अधोमार्ग से हो रही है, तो इसमें जो हम चिकित्सा करेंगे वो ऊपर की ओर करेंगे। सर क्यों करेंगे? देखो आचार्य चरक ने ये सूत्र बताया, आपको भी मानना पड़ेगा कि हमेशा रक्तपित्त के अंदर जो आप चिकित्सा करते हो वो अपोजिट चिकित्सा करते हो। प्रतिमार्गम चरणम रक्तपित्तम विद्यते। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर ब्लीडिंग नीचे से हो रही है, आपको पाइल्स है, हेमोरेड है, कोई या कुछ भी हो, या फिर नॉर्मल भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है, खैर पाइल्स में तो नहीं करेंगे, बस ये नॉर्मल ब्लीडिंग की बता रही है कि अगर ब्लीडिंग नीचे की ओर हो रही है तो आप वहाँ पर आपको चिकित्सा ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर करना। ऊपर से हम क्या करा सकते हैं? वमन करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो सर ये याप्य क्यों है और ये साध्य क्यों है? अब इसका कारण अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आखिर याप्य क्यों है और ये, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको समझ में नहीं आता है। देखो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर रक्तपित्त के दो मार्ग बताए गए, ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधः रक्तपित्त। देखो आपकी बुक में 3 लिखे हो सकते हैं, लेकिन आचार्य ने अपने श्लोक में 2 ही बताए गए, ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधः रक्तपित्त। ठीक है, और इसका उभय मार्ग भी हम मान लेते हैं। वैसे मेनली आचार्य चरक ने ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधः रक्तपित्त बोला गया है। उन्होंने बोला है जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है वो साध्य होता है। अब इस साध्य के 2 रीजन है। पहला रीजन है कि विरेचन उपकर्मण्य, कि इसमें हम विरेचन कराते हैं। अब देखो विरेचन कराने से क्या होता है, जो विरेचन होता है वो पित्त के लिए श्रेष्ठ होता है। आप सभी जानते हैं कि विरेचन पित्त के लिए बेस्ट होता है, यानी पित्त शांत हो जाएगा तो ब्लीडिंग अपने आप ही शांत हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा रक्त दूषित हो रहा था वो पित्त की वजह से हो रहा था। दूसरा कि बहुत औषधवाद, मतलब जो विरेचन की बहुत सारी औषधि भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो विरेचन बहुत औषधवाद, तो इस वजह से ही इसको साध्य बोला गया है। ठीक है, देखो आप खुद भी तो समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बताया ऊर्ध्व रक्तपित्त, यानी यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही थी वो कहाँ से हो रही? ऊपर की ओर हो रही है। भाई जो रक्तपित्त है, जो ब्लीडिंग हो रही है वो कफ वाले शरीर में, कफ के संसर्ग, मतलब कफ से मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है उसमें किसका स्थान है? कफ का स्थान है, तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वो कान, नाक, नेत्र और मुख इन सभी से निकलने लग जाएगा। भाई आई से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग। ठीक है, तो आप देखोगे ना भाई कफ को भी कौन कर सकता है? विरेचन से कफ भी अपने आप भी कम हो सकता है। भाई कफ के साथ मिल रहा है, कफ को भी कम कर सकता है, क्योंकि विरेचन कैसा होता है? उष्ण होता है, उसके लिए भी बेस्ट है। और दूसरा जो विरेचन होता है वो पित्त के लिए तो बेस्ट होता ही है, तो ये बेस्ट हो गया, इसलिए क्या हो जाता है? साध्य हो जाता है। जबकि अधः रक्तपित्त कैसा होता है? देखो अधः रक्तपित्त में क्या होता है कि अधिक वायु वाले शरीर में, अब देखो अभी नीचे की ओर कर रही है और नीचे किसका स्थान है? वात का स्थान है। ठीक है, वात का स्थान है, तो यहाँ पर वात है और दूसरा पित्त है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं? वमन करा रहे हैं। वमन क्यों करा रहे हैं? नीचे की ओर से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ऊपर से कराना है, क्योंकि प्रतिमार्गम करना, हमेशा अपोजिट चिकित्सा करनी है। क्या वमन पित्त के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है? नहीं, वमन तो कफ के लिए होता है। और दूसरा, क्या वमन वात को समन करता है? नहीं, कमन तो कफ के लिए होता है। तो इसलिए वो कैसा है? यहाँ पे बताया गया है, और इसकी जो औसत होती है वो भी कम होती है। ठीक है, समझ रहे बात को? फिर आता है हमारा उभय मार्ग। उभय मार्ग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर की ओर कफ, नीचे की ओर वात प्रधान शरीर में आपके क्या करोगे? दोनों मार्ग में पहुँच जाता है। मतलब जो रक्तपित्त है वो ऊपर से भी निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है, तो मतलब सारे क्षेत्रों से निकल रहा है। तो ये कैसा होता है? असाध्य होता है, क्योंकि ऐसी कोई भी औषध नहीं है जो वमन विरेचन दोनों एक साथ करा सके, तो इसकी वजह से वो कैसा हो जाता है? असाध्य हो जाता है। ठीक है, या और हम फिर होता है साध्य रक्तपित्त, फिर हम बात कर रहे थे याप्य रक्तपित्त। याप्य हमने बता दिया कि जो अधो रक्तपित्त होता है वो याप्य होता है। ये 2 दोषों अनुगत रक्तपित्त, मतलब ऐसे रक्तपित्त जिसके अंदर 2 दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं असाध्य रक्तपित्त के बारे में। तो ये कैसा होता है? इसमें तीनों दोष मिले होते हैं और मंद नकली वाले पुरुष होते हैं, इनका वेग ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ये क्षीण शरीर वाले होते हैं, बहुत बूढ़े व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उपवास वगैरह करते हैं, इंद्रधनुष के समान रक्तपित्त है,
जैसे मतलब यहाँ पर जो ब्लीडिंग होगी ना, जो ब्लड लॉस हो रहा होगा, तो जैसे इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, काला, नीला, पीला, सफ़ेद, जो भी है, ठीक है, डिफरेंट कलर होते हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। उभय मार्ग तथा वाद का प्रधान सृष्ट होंगे, सभी उपद्रव से युक्त, सारे इसके अंदर उपद्रव देखने को मिलेंगे। तो ऐसे को हम असाध्य रक्तपित्त कहते हैं। अगर हम वेद की बात करते हैं तो एक दोष अनुसार, एक मार्ग अनुसार, दोष अनुसार वातिक, रक्तपित्त, पित्त, कफज और द्वंद्वज और संधिपातज। भाई अगर उस रक्तपित्त के अंदर वातज जो ज़्यादा प्रधान है तो वातिक, पित्त ज़्यादा है तो पित्तिक, कफज है तो कफज, दो है तो द्वंद्वज, तीन हो तो संधिपातज। अब वातज रक्तपित्त की वजह से जो रक्तपित्त होगा वो आपको स्याव और स्याव वर्ण का देखने को, स्याव, रक्त, रुक्ष, सैफिन और अरुण तनुवर का देखने को मिलेगा। मतलब वो आपको जो ब्लीडिंग हो रहा होगा, मतलब नॉर्मली अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है रक्तपित्त की वजह से, तो उस ब्लड को देखकर जो निकल रहा है, लॉस हो रहा है, उसको देखकर आप पहचान सकते हो इसके अंदर कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि वात की वजह से स्याव रक्त होगा, काला होगा, रुक्ष हो सकता है, सैफिन होगा, फैन के साथ आएगा, झाग के साथ, और अरुण हो सकता है, तनु मतलब पतला हो सकता है। पित्त के साथ होगा तो कसाय व्यय होगा, कृष्ण वर्ण का होगा, ये भी काला वर्ण का होगा यहाँ पर, गौमूत्र शाम होगा और ग्रह धूम के समान होगा, ठीक है। कफज के अंदर वही सांद्र पांडु वर्ण का होगा, स्नेहयुक्त होगा, पिछल और कफयुक्त होगा। द्वंद्वज और संधिपातज से इनके अंदर ये दो तीनों के लक्षण मिले जुले देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है मार्ग के अनुसार ऊर्ध्व, अधो और उभयगत। तो फिर आता है हमारा ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में क्या होता है, सांद्र, स्निग्ध, पिछिल तथा पांडु वर्ण एवं सकफ रक्त की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये सांद्र होता है, स्निग्ध होता है, पिछिल होता है, पांडु वर्ण है, सकफ रक्त की प्रवृत्ति होती है। मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण से रक्तपित्त में भर जाते हैं। अधोक के अंदर क्या होता है, श्याव, अरुण, तनु, रुक्ष और फेनाइल स्राव होता है। और गुदा, मेढ्र, योनि में रक्तस्राव होता है। उभय के अंदर वात तथा कफ दोनों के लक्षणों सम्मिलित होते हैं। ऊर्ध्वर दोनों मार्गों से रक्तस्राव होता है और रोम कुमों से भी रक्त निकलने लग जाता है, यानी पूरी बॉडी से यहाँ पर रक्त निकलने लग जाता है। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का नाम था रक्तपित्त, जिसको हम मॉडर्न से एबनॉर्मल बिल्डिंग से भी रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट अगर आया है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं और आपकी ये मॉरल ड्यूटी है हमको सपोर्ट करना, ठीक है। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।